जय साथियों, आप सभी को नमस्कार। काफी समय बाद आपसे मुलाकात हो रही नए दायित्व के साथ। तो मैं योगेंद्र गुप्ता, जैसा आपको विदित है, मुख्य प्रवक्ता आम आदमी पार्टी राजस्थान, आप सभी का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखी गई है, इसकी खास वजह है। खास वजह यह है कि 4.5 साल कांग्रेस को शासन को संपन्न हो चुके हैं। बड़े बड़े दावे कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे हैं कि इन 4.5 सालों में हमने राजस्थान की तकदीर को बदल दिया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो मुगालते में है और साथ ही उसे लगता है कि 4.5 सालों के कांग्रेस के असफल शासन से पैदा हुई परिस्थितियों में उन्हें रोटियां सेकने का मौका मिल जाएगा। और वो मान के बैठे हैं कि वो चाहे कितने विघटित हो, कितने ही उनमें डिवाइडेशन हो, लेकिन फिर भी सत्ता की जो मलाई है वो उनके दरवाजे तक आएगी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है, आप सबको बताना कि दोनों ही दलों को मुगालते में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हकीकत ये है कि आज राजस्थान में कांग्रेस का शासन 4.5 साल के बाद चुनाव के 3 महीने पहले पूरे राजस्थान को अराजकता की स्थिति में ला दिया है। आज के 4.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के अराजक शासन से तंग आकर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया था और एक बेहतर शासन लेके आएंगे, इसलिए कांग्रेस को शासन में लेकर आए थे। लेकिन 4.5 साल के बाद अब जनता को बहुत अच्छी तरह एहसास हो रहा है कि राजस्थान के लिए ना तो कांग्रेस बढ़िया है, ना भारतीय जनता पार्टी बढ़िया है, उन्हें किसी तीसरे विकल्प को देखना पड़ेगा। अब आप ये सवाल पूछेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। देखिए, मैं बहुत पुरानी बातों में नहीं जाऊंगा, ना ही मैं बहुत बड़े बड़े डेटा रखने वाला हूं, लेकिन मैं कंसोलिडेटेड तरीके से आज हम बात करेंगे, हम ऐसा कह क्यों रहेंगे। किसी भी राज्य में सुशासन के कुछ मंत्र होते हैं और ये सोचने का विषय है कि आम जनता को चाहिए क्या। आम जनता को चाहिए शिक्षा, उसे बेहतर शिक्षा मिले, सर्वसुलभ शिक्षा मिले और एक रिक्शे वाले से लेकर अमीर व्यक्ति तक समान रूप से शिक्षा को पा सके। दूसरा उद्देश्य होता है स्वास्थ्य। हम समान रूप से, हम गरीब हो, अमीर हो, समर्थ हो, असमर्थ हो, हमें अपने बेहतर जीवन को जीने के लिए बेहतर तरीके से स्वास्थ्य मिल पाए, ये उसका दूसरा मंत्र है। तीसरा, रोजगार। जो भी व्यक्ति यहाँ पर बेरोजगार है उसके लिए रोजगार की व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कोई भी हो, राज्य में ऐसा कानून होना चाहिए जिसमें हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। और इसके साथ ही महंगाई पे कंट्रोल, जिसकी वजह से आम जन का जीवन आसान हो और हम शांतिपूर्ण जीवन जी सकें। ये मूल मंत्र है किसी भी शासन के सुशासन को कहने के लिए। और मुझे कहते दुख भी है और ये बताते हुए मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं कांग्रेस की जो सरकार है उसके ऊपर, इन 4.5 सालों में इन्होंने इनमें से कुछ भी नहीं किया और पूरे राजस्थान को अराजकता की स्थिति में रख दिया। हम एक एक पॉइंट पर संक्षेप में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम भ्रष्टाचार की। भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त भ्रष्टाचार था, इस वजह से कांग्रेस को मौका दिया गया। लेकिन आज जो भ्रष्टाचार का तांडव कांग्रेस सरकार में 4.5 साल हो रहा है वो आप सबको विदित है। आप सिर्फ आज की खबर उठा लीजिए। अब तक हमने सुना पार्षद पति हुआ करते थे, हमने सुना है सरपंच पति हुआ करते थे। पहली बार राजस्थान में हम सुन रहे हैं एक्शन पत्नी हो रही है। एक्शन पत्नी यानी आपको रिश्वत में कितनी राशि लेनी है, किससे लेनी है, किस माध्यम से लेनी है, इसका फैसला एक्शन की पत्नी कर रही है। इससे बुरी स्थिति हो सकती है अगर किसी एक्शन की पत्नी काम का बंटवारा कर रही है, पैसे की डिमांड कर रही है, मोल भाव कर रही है। इससे ज्यादा दुर्दशा शासन की हो नहीं सकती। और इसके अलावा आपने भरत सिंह जी का अच्छी तरह जानते विधायक है, पिछले 4 सालों से लगातार वो आरोप लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख रहे हैं कि जो खान मंत्री है राजस्थान के, उनसे ज्यादा भ्रष्ट कोई मंत्री नहीं है। आश्चर्य की बात है कि अपने आप को भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस कहने वाली कांग्रेस सरकार उनकी चिट्ठियों को डस्टबिन में डाल रही है। ऐसी भी सो रही है, सब सो रहे हैं, उनकी चिट्ठी में कोई काम नहीं होता। ये वही राजस्थान है जहां पर रिश्वत में महिलाओं की अस्मिता तक मांगी गई। आपको ध्यान होगा एक एसपी ने उस केस को दबाने की अस्मिता मांगी। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। अगर आपको किसी जिले में काम करना तो एक जिले के एसपी ने 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। उदाहरण बहुत हजारों है, हमारी पूरी प्रोसेस शाम तक चलेगी। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सबसे पहले भ्रष्टाचार चरम पर है। आपने खबर और सुनी होगी कि जेडी इको जोन में जो आगरा रोड पर है, वहां पर जब एक अधिकारी होता है, मकान दुकानें तोड़े जाते हैं, दूसरा अधिकारी आता है उसको बनाता है, फिर ट्रांसफर होता है, फिर तोड़े जाते हैं, तीसरा फिर बना लेता है। कहां है विजिलेंस, कहां है सरकार, कहां है मंत्री।
इसके बाद बात करेंगे कानून व्यवस्था की। आप आज की खबर देख लीजिए, मांग रोड में कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष को 11 लोगों ने गोलियां मारी सरेआम। कहां है कानून व्यवस्था? गृह मंत्री के रूप में मैं खुद मुख्यमंत्री जी से पूछ रहा हूं कि आपकी कानून व्यवस्था है कहां? आपकी ही पार्टी के पदाधिकारी को सरेआम गोलियां मारी जाती है। पेशी पर अगर किसी अपराधी को आप लेकर आते हैं, उसको कोर्ट के बाहर गोली मार दी जाती है, आपके विधायकों को धमकी दी जाती है। अगर ये हालत यहां पर है तो आम जन कितना सुरक्षित महसूस करता होगा? अगर इसे आप अराजक नहीं कहेंगे तो अराजकता किसे कहेंगे? भ्रष्टाचार में जो कुछ मैंने आपको बताया वो छोटा सा है, वो जो भ्रष्टाचार कांग्रेस के शासन में है वो लेश मात्र है। अगर उसे अराजकता नहीं कहेंगे तो आप किसे कहेंगे? अराजकता का दूसरा उदाहरण है, खुद मंत्री अशोक चांदना वो धरने पर बैठ रहे हैं, मेरे शहर में ट्रांसफार्मर नहीं है, यानी उनके कोई सुनता नहीं है। अगर मंत्रियों के अधिकारी नहीं सुनते तो समझ लीजिए अराजकता की स्थिति कितनी गंभीर होगी कि प्रदेश का कोई व्यक्ति अगर किसी विभाग में जाता होगा उसकी कोई क्या सुनेगा। और ये पहले मंत्री नहीं है, बाकी विधायक बार बार कह रहे हैं कि हमें धरने बैठना पड़ेगा, और शायद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 4.5 साल बाद सत्ता की मलाई लूटने के बाद, सत्ता की चाबी लूटने के बाद अब इन मंत्रियों विधायकों को लग रहा है कि हमें जनता के सामने जाके जवाब देना होगा। उस जवाब से बचने के लिए अब ये जाकर के नोटंकी कर रहे हैं कि या तो हमारे सुनते नहीं है। हमारा पहला सवाल है, अगर आपके सुनते नहीं तो 4.5 साल से आप चुप क्यों थे? आप जो सारी बातें आप कह रहे हैं कि हमारे जिले में ये नहीं है, मेरे गृह जिले में ये नहीं है, रोड की हालत खराब है, बिजली की हालत खराब है, तो 4.5 साल तक आप चुप क्यों थे? कुल मिलाकर आज जो जनता आपसे सवाल पूछने वाली है 4.5 साल के बाद, इसकी वजह से आप अपनी अराजकता को छुपाने के लिए आप ये सारे के सारे नोटंकी यहाँ पे कर रहे हैं और जनता को बता रहे हैं। अगर मंत्री तक विवाद बैठने के लिए मजबूर है तो आप समझ लीजिए कि अराजकता की स्थिति इसके अलावा क्या हो सकती है। बिजली की हम बात कर लें, हर व्यक्ति को इस गर्मी के मौसम, उमस भरे मौसम में वो सिर्फ एक उम्मीद करता है कि और कुछ ना चले, कम से कम मेरे सर पे पंखा तो चले। लेकिन बिजली की कंडीशन ये है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री उनको टॉर्च की रोशनी में प्रियंका वाड्रा जो आ रही है उनका चार्ट देखना पड़ रहा है। अगर किसी जिले में किसी जगह पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में अगर आप बिजली नहीं दे सकते, अगर आप टॉर्च की रोशनी में सब कुछ देख रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर हालत क्या है। अगर आप बिजली नहीं दे सकते मुख्यमंत्री को भी, मुख्यमंत्री जी अपने सामने बिजली नहीं ला सकते हैं, तो अराजकता क्या कैसे बड़ा उदाहरण तो हो सकता है। इसके बाद आप बात करेंगे शिक्षा की। लेकिन शिक्षा की बात हम कितना भी कह लें, पर इन सरकारों को शिक्षा से कोई लेना देना है नहीं। लेकिन शिक्षा अगर आप नहीं देंगे तो अराजकता का फिर एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और शिक्षा की स्थिति क्या है? शिक्षा की स्थिति है कि स्कूल में टीचर नहीं है, टॉयलेट नहीं है, छतें टपक रही है, पट्टियां लटक रही है। और एक खबर फिर, मैं पुरानी खबर नहीं जा रहा, एक खबर फिर आज की कि 131 संस्कृत विद्यालयों में सिर्फ एक टीचर है। आप कहते हैं पैसे की कमी नहीं, आप कहते हैं राजस्थान को कहां से कहां लेके जाएंगे, आप 2030 का विजन देते हैं और आपकी स्थिति यह है कि शिक्षा के नाम पे आप शून्य हैं। अगर आप शिक्षा नहीं दे सकते तो राजस्थान में अराजकता की स्थिति से ज्यादा हो नहीं सकती। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? एम्बुलेंस की हड़ताल हो रही है, कितने दिन हो गए? आप फोन करते हैं, एम्बुलेंस नहीं आती, लोग घायल पड़े हैं, एम्बुलेंस नहीं आती, अस्पताल में आ जाएंगे, लंबी लाइन है, डॉक्टर है नहीं। अगर आप किसी पीएचसी में जाएंगे छोटी, उसके अंदर आपको टेटनस तक का इंजेक्शन नहीं मिलेगा। और एक खबर शायद आपने भी सुनी होगी कि हीरापुर में एक बक्से में अस्पताल चल रहा है, बक्से के अंदर अस्पताल। आप सारी दवाइयों को एक बक्से में रखते हैं, फिर आप बैठ जाते हैं और उस बक्से का इलाज करते हैं आप इसका। और फिर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने शिक्षा और स्वास्थ्य में हम राजस्थान को कहां से कहां लेकर जाएंगे। अराजकता की एक और नमूना आपके सामने। अब आ गई महंगाई के ऊपर। महंगी बिजली हम दे ही रहे हैं, आप जानते हैं हिंदुस्तान में जो महंगे दे रहे हैं, सबसे महंगी बिजली दे रहे हैं। और बिजली में कंडीशन ये है कि 50 यूनिट जब थी तो हमारा बिल कम आता था, और 100 यूनिट होने के बाद में हमारा बिल ज्यादा आ रहा है। यानी बिजली महंगी, बिजली है नहीं, और उसके बाद बिल हमारे करंट मांग रहे हैं। क्या आम जन के लिए अलग व्यवस्था नहीं है ये? पेट्रोल डीजल, सबसे महंगा पेट्रोल डीजल हम बेचते हैं। हालत इतने खराब हो चुके हैं कि बाकायदा जो पेट्रोल डीजल की एसोसिएशन है अब वो वार्निंग दे रही है, चेतावनी दे रही है कि हमको हड़ताल पर जाना होगा। हमारी सेल इफेक्ट हो रही है, आम जन की जेब तो कट रही है लेकिन सेल इफेक्ट हो रही है। और गंगानगर आप जाके देखिए, हमारे जाके देखिए, हमारे कार्यकर्ता लोग क्यों करते हैं, वहां के पेट्रोल पंप वाले आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर बैठे हैं, अपने साथ स्टाफ को लेकर बैठे हैं,
और वहां पर कंडीशन है कि पेट्रोल डीजल को बिक नहीं रहा उनका। तो क्या इस सरकार का दायित्व नहीं है कि वो इन सब पर कंट्रोल करे, इससे राहत दे? तो इसलिए मैंने आपको कहा कि हम बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे, लेकिन जो वर्तमान में स्थिति आप देख रहे हैं उसको देखने के बाद आप कह सकते हैं कि राजस्थान में अब चुनाव के 3 महीने पहले मुख्यमंत्री जी चाहे कितने ही दावे करें, कितना ही जनता में जाए, लेकिन सच्चाई यही है कि पूरा राजस्थान अराजकता के एक ऐसे दौर में चल रहा है जहां शासन के मुंह पर पट्टी बंधी है, आंख के ऊपर शासन के मुंह पर पट्टी बंधी है, ना कोई देखने वाला है, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई समझने वाला है और ना ही किसी को भी बताने वाला है। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। भाजपा का जहां तक सवाल है, भाजपा ये सोच रही है कि इन सब परिस्थितियों में ये मलाई हमारे दरवाजे तक आएगी। हम लोग डिबेट पे जाते हैं, मैं आप ही के तरफ से डिबेट पे जाता हूं और मैं हमेशा एक सवाल वहां के प्रवक्ता से पूछता हूं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप लोग भी जरा पूछिए उनसे, और उनसे मैं पूछता हूं कि जब आप